हेलो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर आपका 2 से 3 क्वेश्चन नीट में दे देता है, यानी कि आपके 8 से 12 मार्क्स पक्के। कभी कभार रेयर केसेस में ये 4 क्वेश्चन भी दे देगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि किंगडम प्लांटे में 5 डिवीजन होती हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम मेनली एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, बाकी सब की बात हम कहते क्लास 11 जब कवर करेंगे तो एक चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, उसमें कवर करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 2 इवेंट्स होते हैं: फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट में होंगे, यानी कि फ्लावर में होंगे। एनसीईआरटी इसको मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहती है। फ्लावर जो है वो फ्लोरल प्राइमोडियम से बनता है। ये फ्लावर का डायग्राम है। ये पेडिसिल होता है, ये थैलेमस है, इसके बाद ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। ये ऑरेंज वाला पार्ट ये एंड्रोशियम है, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का। और ये ब्लू वाला पार्ट ये गाइनोशियम है, जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। गाइनोशियम और एंडोशियम को हम एसेंशियल वर्ल कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो कोरोला कैलिक्स होता है ये कहते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स होती हैं। ये बस कहते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट वगैरह करने के लिए इसी के काम आती हैं। अब फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरेजन एंजाइम के जो इन्फ्लुएंस में फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फिर उसके बाद फ्लावर ओरिजिनेट होता है। अब यहाँ पे जो नोड्स होती हैं, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में इंटरनोड है, ये नॉर्मली होता है स्टेम में। लेकिन कहते हैं जब फ्लावर बनता है तो नोड्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो जाती हैं, और इंटरनोडल इलोंगेशन, ये जो इलोंगेशन है ये एब्सेंट हो जाता है, जिससे कि कहते हैं अलग अलग वर्ल्स जो हैं अलग अलग नोड से निकलती हैं, तो वो एक फ्लावर की तरह फंक्शन कर सकें, इसलिए नोड्स जो हैं पास पास आ जाती हैं। नेक्स्ट, जब जब भी आपको कहते हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स दिखेगा, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक साथ बंधे हुए हैं, तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इस वर्ड का इस्तेमाल हम आगे चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। ये पहले सीख लो ताकि कहते हैं आगे के चैप्टर से आसान लगने लगे। जो गैमेटोफाइट होता है ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाएगा, दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगामी भी बोलते हैं इसे। सिनगामी होगी और जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर माइटोसिस होगी, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल बनेगी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। स्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रो स्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, उससे स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। फिर उससे गेमेटोफाइट फिर से बनेगा, फिर से कहते हैं ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोशियम की, जो कि मेल पार्ट था फ्लावर का। एंडोशियम में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर एक फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो स्लेंडर स्टॉक ऑफ स्टेमिन होती है। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू थैलेमस और पेटल। अब ये जो कहते हैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसका हम एक टीएस लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटते हैं इसको, तो हमें ऐसे चार स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है, तो इसको हम डाइथीकस कहते हैं। बाइलोब्ड, 2 लोब हैं इसमें, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ये, जिनको हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका हम कहते हैं एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि कहते हैं प्रॉपर व्यू देखते हैं अगर, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद एंडोथीसियम आती है, इनर टू एपिडर्मिस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बाहर ज्यादा वाटर होने पे उसे एब्जॉर्ब करेगी ये लेयर। हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है नीट में कई बार। अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है इसमें। नेक्स्ट आती है मिडिल लेयर, ये शॉर्ट लिव्ड होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। उसके बाद हमारी आती है एक बहुत ही स्पेशल लेयर जिसको कहते हैं टेपेटम, ये इनर मोस्ट होती है। इसका स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि सिंसीशियम बनाता है। सीनोसिटिक कंडीशन मतलब कि कहते हैं एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होना, इसको हम सीनोसिटिक या फिर सिंसीशियम कहते हैं।
इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये कहते हैं इसको स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन यंग एंथर कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम का काम प्रोटेक्शन और एंथर डिहेशंस में हेल्प करना होता है। टेपेटम का काम कहते हैं न्यूट्रिटिव लेयर है, ये प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पोरोजिनस टिश्यू, फॉर्म्स स्पोरोपोलिन एंड यूबिक बॉडीज, फॉर्म्स पोलन किट, स्टिकी पोलन, येलो कलर एसेट्रा, रिलीज एंजाइम्स। अभी एंजाइम की हम आगे बात करेंगे इसके। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कहते हैं प्रोसेस है जिससे ये कहते हैं माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस। स्पोरोजेनस जो टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, उससे फिर मियोसिस, उसमें फिर मियोसिस होगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। उससे फिर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसके बाहर ही ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसके बाहर ही टेपेटम लेयर है, ठीक है। अब ये कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा और ये कैलोज वाली लेयर को डिग्रेड कर देगा, जो कि टेपेटम इसके बाहर लगी होगी वो रिलीज करेगी, अभी मैंने बताया। अब ये माइक्रोस्पोर जो है इसमें कहते हैं एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी, जिससे कि कहते हैं एक जनरेटिव सेल बनेगी, एक वेजिटेटिव सेल बनेगी। वेजिटेटिव सेल लार्ज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है। थ्रू वेरियस प्रोसेस ये गुजरेगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जनरेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप हो जाएगी और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के। और ये जो बड़ा वाला सेल है ये वेजिटेटिव सेल है आपका। 60% पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज एट दिस स्टेज, मतलब कि 2 सेल स्टेज में होगा। लेटर कहते हैं जो है जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी, जिससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे जब पॉलन ट्यूब का इलॉन्गेशन होता है। बाकी 40% में एक वेजिटेटिव सेल होती है और 2 जनरेटिव सेल होती हैं। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, जनरली स्फेरिकल शेप, डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर, वॉल स्पोरोडर्म, 2 लेयर्स, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन थिन होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, यूनिफॉर्म लेयर कंटिन्यूअस, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। जो इंटाइन होता है ये पॉलन ट्यूब बनाता है, ये नीट में पूछा जा सकता है। एक्साइन थिक होता है, हार्ड होता है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है इस पे, नॉन यूनिफॉर्म लेयर जम्प प्रेजेंट होता है इसमें। Sporopollen, most resistant organic material, can bear high temperature, pressure, acidity, alkalinity. No enzyme discovered can degrade this. Helps in paleontology, fossils of plant evolution. Sporopollen forms wide array of patterns and design, मतलब बहुत ही तरीके के कहते हैं जो है डिजाइन और पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि कहते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक स्टडीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये इंटाइन है, ये एक्साइन है। ये एक्साइन पे ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन जो है ये डिग्रेड होता नहीं है, जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब बनती है। यहाँ से जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन एलर्जी भी एक चीज़ होती है जिससे कि कहते हैं एस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है। ये जो है मेनली कहते हैं एग्जांपल जैसे ही कैरेट ग्रास पार्थिनियम, ये एज अ वीड आया था इंडिया में। मतलब कि कहते हैं जो कंटामिनेटेड, मतलब किसी चीज़ कहीं भी इसको प्लांट कर दो ये बहुत तेज़ी से अपनी कहते हैं जो स्पीशीज़ है उसको बढ़ा देता है, मतलब अपनी जो वो होती है जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। तो ये कैरेट ग्रास एक वीड है और इसी से पॉलन एलर्जी भी होती है। पॉलन ग्रेन यूज इन फूड सप्लीमेंट्स, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, यूज इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यूवी प्रोटेक्शन में। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन रीचेस स्टिग्मा बिफोर लूजिंग वायबिलिटी, वेरी स्पीशीज टू स्पीशीज। जो वायबिलिटी होती है पॉलन की, मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कुछ कहते हैं 30 मिनट में हो जाते हैं, कुछ कहते हैं बहुत मंथ्स के लिए होते हैं, कुछ कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे मिले हैं जो कहते हैं 10-10 हज़ार साल पुराने। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। 30 मिनट इन सीरियल्स, रोजिएसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में ये मंथ्स के लिए कहते हैं जो है वायबल रहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिससे हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं इन -196 डिग्री सेल्सियस यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में। नेक्स्ट,
गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पिस्टिल या कार्पल। मोनोकार्पलरी है अगर तो एक पिस्टिल होगा, मल्टी कार्पलरी है तो कहते हैं मोर देन वन पिस्टिल होगा। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसको सिनकार्पस कहेंगे। ये हिबिस्कस हिबिस्कस यानी चाइना रोज, मस्टर्ड, टोमेटो, पेपरवेर में पाया जाता है। एपोकार्पस या अगर कहते हैं वो ऐसे झुंड में फ्री हैं। माइशीलिया लोटस और रोज में ये पाया जाता है। ये गाइनोशियम का कहते हैं वो है स्ट्रक्चर। ये स्टिग्मा, रिसेप्टिव सरफेस, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ये स्टाइल है। लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट स्टिग्मा विद ओवरी। ये ओवरी है। बेसल बल्ज पार्ट। फिर उसके बाद ये आपका ओव्यूल है। एक सेकंड में इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा। ये आपका ओव्यूल है। ये आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं। फिर ये आपका हाइलम है। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ये लॉक्यूल है। जो ओवेरियन कैविटी होती है इसी को लॉक्यूल कहते हैं। ये आपका प्लेसेंटा है जो कि कहते हैं ओव्यूल्स को ओवेरियन वॉल से अटैच करते हैं, यानी कि मेगास्पोरेंजियम से। ओव्यूल्स को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम, ये वाला आपका चलाजल एंड है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ये आपका ओव्यूल है। इसके बाहर ये न्यूसेलस है। ये वाला न्यूसेलस है। ये वाला ओव्यूल है। फिर उसके बाद ये इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट्स हैं दोनों तरफ, जो कि सीड कोट बनाती हैं। फिर उसके बाद ये आपका फ्यूनिकल है, स्टॉक विच कनेक्ट्स ओव्यूल विद ओवरी। नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस। ये फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो न्यूसेलस होता है उसकी एक सेल उठ के मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें फिर मियोसिस होगी और 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी तीनों डीजनरेट कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओनली वन मेगास्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। एक मेगास्पोर उठा, फिर उसमें माइटोसिस हुई, दो न्यूक्लियस हुए, उसमें फिर से माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस हुए, फिर माइटोसिस हुई, इसमें 8 न्यूक्लियस हो गए। अब इसमें जो है 3 जो हैं ये एंटीपोडल होती हैं, इस साइड को चली जाती हैं चलाजल एंड पे, और ये इधर माइक्रोपाइलर एंड पे एक ये सिनर्जिड और ये एक एग सेल। ये होता है फिलिफॉर्म अपरेटस। ये क्या कहते हैं, सेलुलर थिकनिंग होती है। ये केमिकल सिक्रीट करती हैं जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इधर आओ। बीच में होती हैं पोलन न्यूक्लियाई, लार्ज सेंट्रल सेल। जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल हो गई, और ये एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं इस, और बाकी सब में एक एक न्यूक्लियस है, तो ये 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर हो गया। Pollination, transfer of pollen grain from anther to the stigma of gynoecium on the basis of source of pollen grain, ऑटोगैमी, ड्यूटेनोगैमी और जीनोगैमी। 3 टाइप का होता है ये। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर का एंथर अपना पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर दे, उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नेक्स्ट ज्यूटेनोगैमी, इसमें एक फ्लावर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अपना पॉलन ग्रेन लैंड कर दे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट जीनोगैमी, इसमें कहते हैं एक प्लांट का मेल पार्ट फ्लावर का अपना पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पे यानी स्टिग्मा पे अपना पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसको हम जेनेटिकली और फंक्शनली भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें जीन्स में वेरिएशन आ गया जब कहते हैं दूसरे दूसरे प्लांट पे लैंड हुआ पॉलन ग्रेन। Adaptations of for self-pollination, production of bisexual flower, production of clistogamous flower। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होता है जो कि क्लोज रहता है, ये खुलता ही नहीं है। मतलब कि कहते हैं इसमें ये अगर खुलेगा नहीं तो इसके अंदर ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, इसी पे ये
जो है अपना पॉलन ग्रेन गिरा देगा। इनवेरिएबली मतलब नो एक्सेप्शन ऑटोगेमस होता है ये। अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर नहीं होगा तब भी कहते हैं जो है इसमें सीड सेट बनेगा, कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल इसका वॉयला, वियोला ओक्सैलिस, कॉमेनिलिना, कॉमन पैंसी। वायोला का कहते हैं प्रोड्यूस बोथ कैस्मोगैमस जो कि कहते खुलते हैं एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। होमोगैमी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। बड पॉलिनेशन, बड यानी बड के अंदर अगर पॉलिनेशन हो जाए तो वो भी कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उसी में यूज होंगे। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर को मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं, फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, मतलब ये अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई लेकिन जिटेनोगैमी अभी नहीं हुई। जिटेनोगैमी प्रिवेंट करने के लिए हमें डायोशियस क्या कहते हैं प्लांट चाहिए होगा। मोनोशियस मतलब कि कहते हैं एक बॉडी, डायोशियस मतलब कि दो बॉडी। मतलब कि मोनोशियस मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों जेंडर होंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होगा लेकिन कहते हैं जो है एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी, जिटेनोगैमी नहीं हो पाई। एग्जाम्पल मेज एंड कैस्टर। नेक्स्ट डायोशियस प्लांट में एक प्लांट पे एक ही सेक्स होगा, यानी कि एक पे फीमेल होगा एक पे मेल होगा, तो कहते हैं यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन उठ के गया तो ये कहते हैं बोथ ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि सेम प्लांट में कहते हैं जो है पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। इसका एग्जाम्पल होता है पपाया। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी सिंक्रोनाइजेशन एब्सेंट बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये कुछ टर्म्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। प्रोटोएंड्री pollen release first, protogyny stigma gets receptive before pollen release, heterostyly difference in position of stigma in anther, self incompatibility, genetically incompatible, genetic mechanism which prevent pollen germination of the plant। अब जैसे कि कहते हैं मान लो कि कहते हैं रोज का प्लांट है और उस पे हिबिस्कस का आके कहते हैं पॉलन ग्रेन गिर जाए तो वो अगर जर्मिनेट हो जाएगा तो कहता है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना दोनों के बीच में, और कहते हैं कुछ अजीबी टाइप की स्पीशीज बन जाएगी जो कि कहते हैं हो सकता है स्टेराइल भी हो। इवेंचुअली कहते हैं प्लांट को तो अपनी कहते हैं वो पॉपुलेशन ही बढ़ानी है ना, अपने जैसे और बनाने हैं। तो कहते हैं हिबिस्कस का अगर वहाँ लैंड होगा तो कहते हैं प्लांट जो फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल रिलीज करेगा उससे कहते हैं इंट्रैक्शन होगा एक, जिसको कहते हैं हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इसको भी हम अभी आगे देखेंगे। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है कि कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस सिंक्रोनाइजेशन होता है केमिकल रिलीज का। उससे कहते हैं ये पता चलता है जैसे अगर यहाँ हिबिस्कस का कहते हैं इस पे ये लैंड हो गया स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन, तो क्या होगा ये वो उसकी पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं होने देगा, पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं होने देगा बिल्कुल भी। मतलब कि कहते कोई भी वहां पे सिनगामी नहीं होगी, ना ही कहते कोई नया कहते हैं सीड बनेगा, ना ही कहते हैं कोई फ्रूट बनेगा। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एबायोटिक एजेंट्स विंड, एनिमोफिली कहते हैं जिसको हम विंड से अगर कहते हैं पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर हाइड्रोफिली कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस टू कॉम्पनसेट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अगर वो विंड से कैरी हो रहा है पता ही नहीं है कि वो कहाँ पहुंचेगा, इसलिए कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, ताकि कहते हैं जो पॉलिनेशन हो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएं। नेक्स्ट बायोटिक एजेंट इंसेक्ट, एंटोमोफिली, स्नेक्स, ऑफियोफिली, बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, स्नेल, मैलमैकोफिली, रेप्टाइल्स, लार्ज एनिमल्स होते हैं ये भी कराते हैं। इंसेक्ट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एपिस यानी कि हनी बी। एनामोफिलस प्लांट pollinated by wind, most common pollination among abiotic agents। यानी कि कहते हैं जो हाइड्रोस जो पानी में भी प्लांट होते हैं ना वो भी इसी को प्रेफर करते हैं, वो
वाटर के थ्रू नहीं करते हैं प्रेफर। सबसे ज़्यादा कहते हैं जो एबायोटिक एजेंट से होता है वो कहते हैं एनिम विंड से ही होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ pollen grains are produced. Pollen grains are light, non-sticky, and may have wings. Anthers are well exposed, stigma often hairy, feathery, well exposed to trap pollen grain. Generally single ovule in ovary. Flowers are dull. If small, they are packed in inflorescence. डल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ना तो कहते कोई इंसेक्ट कहते हैं वो करना है अट्रैक्ट कि इंसेक्ट उनका पॉलिनेशन कर रहा है। उनका क्या साफ सीधा फंडा है कि कहते हैं हमें ना तो कोरोला चाहिए ज़्यादा अच्छा, ना ही कहते कैलिक्स चाहिए, हमें तो एंथर पे फोकस करना है ताकि कहते हैं जो है हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो विंड से ही जाना है। विंड को थोड़ी ना दिखाना है कुछ, उसको थोड़ी अट्रैक्ट करना है, वो तो आएगी लेके चली जाएगी हवा में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रास, फिर उसके बाद मेज़। मेज़ की एक वैरायटी है कॉर्न कॉब जिसमें कहते हैं टैसल्स होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर को कहते हैं, जो ईयर्स इन सिल्क, स्टिग्मा इन स्टाइल होते हैं। ये पुरानी एनसीईआरटीओ में गलत लिखा है, जो फीमेल पार्ट है उसको टैसल्स लिख दिया है इन्होंने। ऐसे कुछ दिखते हैं इसके फ्लावर जो विंड से पॉलिनेट होते हैं। ये एक फोटो में लेके आया हूँ, ये देख लो एक बार। नेक्स्ट, हाइड्रोफिलस प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर, लिमिटेड टू 30 जेनरा, क्वाइट रेयर इन नेचर। फ्लावर डल होता है, नॉट कलरफुल। ऑब्वियसली इंसेक्ट तो इनको कहते हैं वो करना नहीं है अट्रैक्ट। pollen grain are long ribbon like and covered by mucilaginous coat to prevent it from wetting, ताकि गीला ना हो जाए। एग्जाम्पल वेलेसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, सी ग्रास। वाटर लिली, वाटर हायासिंथ, इकोनिया, ये कहते हैं ये भी एक वो है ये भी एक वैसी स्पीशीज़ है जो कि कहते हैं बाहर से आई थी और बहुत जल्दी फ्लरिश हो गई थी। फाउंड इन वाटर, दोनों प्लांट पानी में पाए जाते हैं लेकिन कहते हैं विंड से पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अबव द सरफेस ऑफ H2O, वेलेसिनेरिया में होता है ये। हाइपोहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन इन सबमर्ज्ड H2O। एग्जाम्पल जोस्टेरा, सी ग्रास। pollen grain passively floats in water and flower gets pollinated submerged, ये जुस्टेरा की बात हो रही है। entomophilous plant pollinated by insects, flower are large, colorful and showy। अब तो कहते हैं एकदम कलरफुल फ्लावर बनेंगे, जो हम यूज़ करते हैं ना फ्यूनरल वगैरह में फ्लावर्स वगैरह, वो कलरफुल होते हैं ना, वो सब इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। ए फ्लावर इज स्मॉल, पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कहते हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर फ्रेग्रेंट होता है। फोल स्मेल इफ पॉलिनेटर्स ऑफ फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लावर जो है उससे कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आएगी ताकि कहते हैं इंसेक्ट आके उस पे बैठे। और कहते हैं अगर मक्खी से कराना है, बीटल से कराना है तो वो बहुत गंदी बास मारेगा फ्लावर, साफ सीधी बात। वाइट कलर फ्लावर्स अगर बैट जो है उसको पॉलिनेट कर रहा है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू अचीव सक्सेसफुल पॉलिनेशन। अब ये फ्लावर क्या करते हैं, जो इंसेक्ट इनको पॉलिनेट कर रहा है उनको कहते हैं कुछ कुछ रिवॉर्ड्स भी देते हैं, जैसे कि नेक्टर, पॉलन ग्रेन, ओविपोजिशन। नेक्टर जो है वो हनी बी उठाती है और उससे कहते हैं वो अपना हनी बनाती है। पॉलन ग्रेन दे देते हैं कुछ कुछ, मतलब कहते हैं अगर उन्होंने 100% पॉलन ग्रेन बनाए तो 50% वो कहते हैं इंसेक्ट को देते हैं कि तुम खा लो, 50% हमारे पास पहुंचा दो। ओविपोजिशन, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। इसका एग्जाम्पल एक है अमॉर्फोफिलस और एक यक्का एंड प्रोन्यूबा मॉथ, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट, पॉलन नेक्टर रॉबर्स भी होते हैं इसमें, जो कि कहते हैं आते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स खाते हैं और चले जाते हैं, और ये कहते हैं पॉलिनेशन कराते ही नहीं है फिर उसके बाद। मतलब कहते हैं ये नेक्टर खा गए, पॉलन ग्रेन खा गए या ओविपोजिशन करके चले गए और फिर उसके बाद जो है ना ही इन्होंने पॉलिनेशन कराई, तो इनको पॉलिन या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। नेक्स्ट, सूडो कॉपुलेशन। एक सेकेंड। सूडो कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल डिसीट। ये ऑर्किड करता है रिजेंबल फीमेल वॉस्प। ये क्या करता है, ये मेल वॉस्प के साथ धोखाधड़ी कर देता है। अब ये फीमेल वॉस्प की तरह दिखता है, इसी उसमें कहते हैं जो है वॉस्प, मेल वॉस्प आता है, उसको लगता है कि ये तो फीमेल है, तो उसके साथ कॉपुलेट करने आता है।
और उसी में क्या होता है, ये अपना पॉलन ग्रेन ऑर्किड इस पे चिपका देता है। ठीक है, इस पे चिपक गया। अब वो यहाँ से चला गया। ठीक है, उसके साथ तो धोखाधड़ी हो गई। अब उसको दूसरा फिर से ऑर्किड दिखता है, उसमें फिर से उसको लगा कि कहते हैं ये तो फीमेल है। वो फिर से इंटरकोर्स करने जाता है, लेकिन फिर उसके साथ धोखा हो जाता है और इस बार इस पे जो पॉलन ग्रेन लगा था वो दूसरे वाले ऑर्किड पे पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगी सक्सेसफुली। Next, pollen pistil interaction. This includes all types of event from landing of pollen grain on the stigma to entry of pollen tube into ovule. Pistil has the capability to recognize compatible pollen grain, जो मैंने पहले बताया ना, recognition step ये genetic होता है पूरा। By continuous chemical exchange, pollen grain अगर compatible होगा तो वो pistil accept करेगी उसको और pollen germinate कर जाएगा, मतलब pollen tube growth जो है वो promote होगी। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल हुआ तो पिस्टल उसको रिजेक्ट मारेगी। नो पॉलन जर्मिनेशन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये आपका पॉलन ग्रेन है और ये आपकी पॉलन ट्यूब है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है। अब देखिए, ये जैसे पॉलन ग्रेन जो है उससे पॉलन ट्यूब निकली, ये आपका मेल गैमीट है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल है। तो यहाँ पे एक कैलोस का प्लग लग जाता है ताकि क्या कहते हैं, बैक फ्लो ऑफ ये न्यूक्लियस जो है ये वापस ना चला जाए, इसलिए बस इस डायग्राम में इतना ही है। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। माइक्रोपाइलर एंड से हो रहा है तो वो पोरोगैमी है। मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म में पोरोगैमी ही होती है। चलाजल एंड से हो रही है तो वो चलाजोगैमी है। और इंटेग्यूमेंट से हो रही है तो वो मीजोगैमी है। Growth of pollen tube is guided by filiform apparatus which releases chemical to attract pollen tube. Chemotrophic growth कहते हैं इसे। Entry of pollen tube into embryo sac is done via synergids. ऐसे, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपके सिनर्जिड्स हैं। तो एक सिनर्जिड को ये फोड़ के अंदर घुसता है। ये दोनों मेल गेमीट है, इसमें से एक जो है वो सेंट्रल सेल के पास जाएगा और बाकी जो है दूसरा वाला वो एग के पास जाएगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक एंड रिलीजेस मेल गेमीट। सिनर्जिड फोड़ के घुसता है। ठीक है, ये हो गया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कराना है तो पहले तो आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इमैस्कुलेशन करोगे, मतलब कि क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट। नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर आप करोगे बैगिंग। फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट आर कवर्ड बाय बटर पेपर। आपने इमैस्कुलेशन कर दिया। अब कोई और फ्लावर का पॉलन ग्रेन ना आके कुछ कर दे तो उसकी हम करते हैं बैगिंग, ताकि जब तक कहते जो है जो पिस्टल जो गाइनोशियम है वो जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक उस पे कोई आके पॉलन ग्रेन बैठ ना जाए। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा तो हम कहते हैं जो हमें पॉलन ग्रेन उस पे डस्ट करना है उसकी डस्टिंग कराएंगे स्टिग्मा पे, और फिर उसके बाद कोई और पॉलन ग्रेन फिर से आके साथ में ना बैठ जाए, इसलिए हम उसकी रीबैगिंग कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स में आपका जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले वाले को हम एज अ स्टेप नहीं मानते क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो तो आप डिजायर्ड कैरेक्टर्स को कहते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को ही चूज करोगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो मेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट से मिला और जाइगोट बना और फिर उसके बाद एम्ब्रियो बना। ये हो गई आपकी सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब जो है जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई जो टू पोलर न्यूक्लियाई हैं वो दोनों फ्यूज होती हैं ताकि सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाए। एक सेकेंड, ये आपका एक्सेल है। ठीक है, एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज हो गया था। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे और इससे एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा और वो 3n स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पे।
ठीक है। मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएंगी, जिससे कि एंडोस्पर्म बनेगा। ये 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिपल फ्यूजन जिसे कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है, उनके अलावा और किसी में नहीं होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कैलेक्स कोरेला, इनका कोई काम नहीं था। ये कहते हैं इंसेक्ट्स को बस दिखाने के लिए थे, तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन तो होगी, हो गई है, तो कहते हैं अब तो इनको शेड ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये शेड ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूसेलस पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के फॉर्म होने से पहले बनेगा, ताकि कहते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ये एक अडेप्टेशन होती है प्लांट्स में। ये भी दो टाइप का होता है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, लेकिन कहते हैं साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ और सिनोसिटिक ऐसे कंडीशन बन गई, तो उसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म कहते हैं। ये कोकोनट वाटर इसका एग्जाम्पल होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में माइटोटिक डिवीजन हो गई, जिसमें साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, तो इसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ये वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट में होता है। अब इन दोनों में भी पहले जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है। जो नारियल की वो नहीं होती है सफ़ेद वाला पार्ट जो हम कहते हैं काट के खाते हैं, उसको कर्नल कहते हैं। सीड जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक और कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्मिक में इन मैच्योर सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। एग्जाम्पल इसका मोस्ट मोनोकॉट, सम डाइकॉट्स लाइक कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है मैच्योर सीड्स में। एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। डाइकॉट्स में होता है ये पी, ग्राम, ग्राउंडनट में, और कुछ मोनोकॉट्स में भी, जैसे कि ऑर्किड। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote is known as embryogeny. First few steps are similar in dicots and monocots. ठीक है। तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में कहते हैं जाइगोट से एम्ब्रियोनल सेल और बेसल सेल बनती है पहले, फिर उसके बाद उससे क्वाड्रेंट बनता है, फिर उसके बाद ऑक्टेंट स्टेज बनता है। ये आप एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा जो डायग्राम्स हैं इनके। फिर उसके बाद इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। ये आपका एपिकोटाइल हो गया, ये दोनों कॉटिलिडन हो गए। ये आपका प्लूम्यूल हो गया, ये आपका हाइपोकोटाइल हो गया, ये रेडिकल हो गया, और ये रेडिकल के ऊपर रूट कैप हो गया। ठीक है। ऐसा कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो आपको देखना है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में ये स्कोटेलम हो गया, जो कि कहते हैं सिंगल कॉटिलिडन है। ठीक है। लार्ज शील्ड शेप्ड होता है ये। ठीक है। ये प्लूम्यूल है, इसके ऊपर ये कॉलियोप्टाइल है, ये एपिब्लास्ट है। डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना इसका एक बार। ये रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप, फिर उसके बाद कॉलियोराइजा। एपिकोटाइल जो है वो प्लूम्यूल के ऊपर होता है, हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल के ऊपर होता है। हैज शूट एपेक्स लीफ प्राइमोडिया। जो एपिकोटाइल होता है उस पर शूट एपेक्स लीफ प्राइमोडिया भी होता है, ये कहते हैं एनसीईआरटी लिखती है। Seed made up of seed coat made from integuments, outer testa, inner tegmina. ठीक है। सीड के दो पार्ट होते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कॉटिलिडन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। सीड बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। ये हाइलम है और ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल पोर, जहाँ से ऑक्सीजन और कहते हैं H2O की एंट्री होती है। ठीक है। हाइलम एक स्कार टाइप का होता है सीड पे।
नेक्स्ट, सीड जर्मिनेट किया और सीडलिंग बन गई, ठीक है, ये एक फेज होता है सीड में। और दूसरा फेज होता है रेस्टिंग वाला, जिसमें कि क्वेसेंस फेज होता है एक, जिसमें सीड अंडरगोज इनटू रेस्टिंग फेज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट। एक होता है इसमें सीड डोरमेंसी, सीड डज नॉट जर्मिनेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन है तब भी सीड अगर जर्मिनेट ना करे तो वो डोमेंट स्टेज में है, डोमेंसी में चला गया है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, सीड का मन नहीं है, सीड के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है। द पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज वेरिएबल। ऑक्सैलिस में फ्यू मंथ्स होता है। ओल्डेस्ट सीड ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 साल पुराना, फ्रॉम आर्टिक तुंद्रा इसको कहते हैं, एक्सट्रैक्ट किया गया था। एक आपका फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा था जो कि 2000 साल पुराना था सीड। ये किंग हेरड्स पैलेस नियर डेड सी में मिला था। पेरिस्पर्मिक सीड जिसमें न्यूसेलस जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ये ब्लैक पेपर में पाया जाता है और बीट में पाया जाता है। फ्रूट फ्रूट के फ्रूट की जो वॉल होती है उसमें उसको पेरिकार्प कहते हैं, वॉल ऑफ ओवरी, जिसकी 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, फ्लैश ऑफ फ्रूट। मीजोकार्प इज एडिबल वन, एंडोकार्प, ठीक है। एंडोकार्प जनरली आपका जो है वो सीड होता है, जैसे मैंगो के अंदर, उसको कहते हैं हार्ड पार्ट को। एप्पल, कैशो और स्ट्रॉबेरी ये तीनों फॉल्स फ्रूट होते हैं क्योंकि इसमें थैलेमस भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब फॉल्स और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जिस भी फ्रूट में ओवरी के अलावा और कोई पार्ट अपना योगदान दे दे, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो सिर्फ ओवरी ओवरी से बना है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे कि मैंगो, गुआवा और ऑरेंज। नेक्स्ट, ग्रेप्स ग्रेप्स और बनाना जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, मतलब कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। ये डायरेक्टली कहते हैं उससे बन जाते हैं, ओवरी से। ओवरी 2n हो जाती है और इनको बना देती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा वो कैसे, एपोमिक्सिस के थ्रू। टोमेटो पे ऑक्सिन डालो और कहते हैं सीडलेस टोमेटो बन जाता है उससे। ऑर्किड और बैंके और कहते हैं स्टर्गर, वन फ्रूट मेनी सीड्स। एक फ्रूट होता है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग डिप्लॉयड बन जाए, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगा इसमें, मतलब कि कहते हैं वो डायरेक्टली जो है फ्रूट ही बन जाए, ठीक है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन लगता है ऐसा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। पॉली एम्ब्रियोनी, न्यूसेलस जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाए। एक एम्ब्रियो सैक आपका नॉर्मल वाला और दूसरा वाला न्यूसेलस वाला। एक ओव्यूल के अंदर दो एम्ब्रियो सैक हैं, यानी कि दो एम्ब्रियो हैं, तो इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये मेंबर्स ऑफ एस्ट्रिएसी में होता है, सिट्रस में होता है और मैंगो में होता है। सिट्रस और मैंगो में न्यूसेलस सेल ही कहते हैं मोर ऑफ्टन जो है वो दूसरा वाला एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो विद दैट कहते हैं वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।